यूपी टेट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 27 मार्च से फॉर्म डलना स्टार्ट हो रहे हैं। और आप लोग अपने जितने भी बीएड, डीएलएड, बीटीसी वाले भाई बहन हैं वो 27 मार्च से अपना फॉर्म जल्दी से भर दें। और आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं, 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है। ये फाइनल हो चुका है। तो मैंने सोचा कि जितने भी मेरे बीएड, डीएलएड, बीटीसी के भाई बहन हैं जिनका टेट नहीं निकला है, कई बार फेल हो जाते हैं या पहली बार देने जा रहे हैं, तो उनके लिए इस चैनल पर आपको फ्री में तैयारी कराई जाएगी। चाहे वो आपका पहला पेपर हो जो 1 से 5 तक के साथियों के लिए है। पहला पेपर, फर्स्ट पेपर बोलते हैं, ये पेपर पहले पेपर वाले हों, या सेकंड पेपर जो 6 से 8 वाले साथियों के लिए है, कक्षा 6 से 8 के साथियों के लिए जो सेकंड पेपर कहते हैं। दोनों पेपरों की तैयारी आपको इस चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना है। इस YouTube चैनल पर आपको क्रम बाय क्रम सभी सब्जेक्ट की, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नई वीडियो अपलोड होगी तैसे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। हमने कई बार टेट निकाला है अच्छे नंबरों से, और आपका भी निकलवाएंगे अच्छे नंबरों से, अगर आप विश्वास रखोगे तो, पेशेंस रखोगे तो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और सबको शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कुछ जाएगा थोड़ी, आपके पास जैसी वीडियो अपलोड होगी तैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए सभी को शेयर भी करें। और आप लोग किसी भी दूसरी बात, किसी भी ऑनलाइन जो भी कोर्सेज दिए जा रहे हैं 4,000, 6,000, 8,000 में, भाई खरीदना मत, अगर आप मेरी वीडियो पूरा देख रहे हो तो। बाकी आपकी मर्जी, आपके पास पैसा है तो खरीद भी सकते हो। लेकिन इतना कह रहा हूँ, वहाँ बहुत समय आपका बर्बाद होगा और वो कंटेंट नहीं मिलेगा जो आपको हम देने वाले, क्योंकि मैंने मात्र कम समय में ही खुद से ही 126 प्लस मार्क्स यूपी टेट में इंक्रीज किए हैं, लाया हूँ मैं। ठीक है, अभी मैंने एक ही स्कोर बताया आपको, तो आप लोग खुद, और बताऊंगा अभी मैं, जब आप वीडियो देखोगे लगातार तो मैं अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया करूंगा सीधा के सीधा। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, ये आप ऑनलाइन कोर्सेज जो 4, 5, 6 हज़ार, 7, 8 हज़ार के लोग बेच रहे हैं उनको मत लें, पूरा विश्वास रखें। और जो मैं पढ़ाऊँ आपको उसको ही आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं मेरे खुद से के नोट्स से आप पढ़ोगे तो आपसे इतना कहूँगा कि आप 125 प्लस नंबर लाओगे, इस बात की गारंटी है। कोई नहीं रोक पाएगा 125 प्लस लाने में। तो आप लोग, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जुड़े रहें। मेरा उद्देश्य है कि हर भाई बहन डीएलएड के, जो कि मैंने किया है, बहुत पैसा लगता है भैया, लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और टेट की तैयारी करेंगे तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहन छोटे हैं, बराबर के हैं या मुझसे बड़े हैं, तो वो पैसा नहीं है तो उनका टेट नहीं निकले। तो उद्देश्य यही है कि उनका टेट अच्छे से निकले। बस अपना रिचार्ज करो और यूट्यूब पर आपको इसी चैनल पर विजिट करते रहें। समय समय पर वीडियो अपलोड होती जाएंगी जैसे मुझे समय मिलेगा, और उनको सारा ध्यान से, एकाग्र से सुनना है और नोट करना है, तो पक्का आप लोग अच्छे नंबर ले आओगे। तो चलिए, मैंने इतनी बातें आपको बताई क्योंकि आप लोग पहले इन बातों को समझें। और इस वीडियो में का मैं कराने जा रहा हूँ, मैंने एक पोल डाला था जिसमें आप लोगों ने बताया था कि 2020 वाला, यानी 19 वाला जो पेपर था वो 2020 में हुआ था, उसके पेपर का सॉल्यूशन कराइए। तो मैं इसमें केवल सीडीपी के 30 प्रश्न का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, क्योंकि देखो, तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर में प्रश्न आते कैसे हैं, तभी तो तैयारी की जाती है। ऐसे थोड़ी चाहे ऐसी किताब उठा लाओ, मार्केट में तमाम डल रही है किताब है, ऐसे नहीं। पहले पेपर में देखो आपको कितना आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर आप लोग प्लान बनाओगे, और मैं बताऊंगा उस हिसाब से प्लान बनाओगे, फिर मैं अपने नोट्स बताऊंगा उस हिसाब से आप नोट करोगे, तो पक्का अपने आप 30 में से 30 लाओगे। मेरे सीडीपी में 30 में से 30 है। ठीक है ना? तो आप लोग इस बात को एकदम गंभीरता से लीजिए, बड़ी तरीके से आपको इस पर तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए, सीडीपी के 30 प्रश्न है। तो आप, पहला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा प्रश्न? तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, किसने विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? ए ऑप्शन गोलमैन, बी स्पीयरमैन, सी जॉन मेयर, और डी गार्डनर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, गार्डनर ने दिया था बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। ए ऑप्शन
ये ऑप्शन कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है पढ़ने में, बी व्यक्त करने में, तीसरा खड़े होने में और डी बोलने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डिसलेक्सिया से संबंधित पढ़ने में परेशानी होती है, तो ये ऑप्शन सही दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर और आपको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, इससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। कह रहा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, तो कौन सा ऐसा नहीं है? तो पहला तो है बच्चों को सही तरीके से बैठना चाहिए, ये तो खैर इसमें आ जाएगा। दूसरा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भैया आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर बच्चा पढ़ने क्यों आएगा? ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए, तो ये गलत है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है, समावेशी शिक्षा में कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी ये वाले सी और वो तीसरा और चौथा इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो तीसरे का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, नंबर ए ऑप्शन, हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, प्रेरित करना चाहिए। तीसरा, रोक देना चाहिए। और चौथा, अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो बच्चों को यहाँ पर प्रेरित करना चाहिए कि वो प्रश्न पूछें और उनकी जो है उन्हें जो शर्म लगती है वो मिट जाए। ठीक है, बच्चे जो है आराम से बात कर सके। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां कह रहा है बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है ए, शारीरिक विकास से, बी, सामाजिक विकास से, सी, भावात्मक विकास और डी, नैतिक विकास से। तो यहाँ पर बच्चों की वृद्धि जो है शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, उसका शरीर बढ़ना, तो शारीरिक विकास है। 5 का इसे ही हो जाएगा। 6वां प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है ए, गर्भावस्था से, बी, पूर्व बाल्यावस्था से, सी, उत्तर बाल्यावस्था से, डी, शैशवावस्था से। तो यह राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बालक का विकास जो है गर्भावस्था से होता है, वो सीखने लगता है जब बच्चा 6 महीने का होता है गर्भ में ही, तो वो हर बातों को कैच करता है। ठीक है, तो गर्भावस्था से ही बच्चे का विकास होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। देखो तो यहाँ पर जो है CDP में यानी बाल विकास में 1 या 2 बुक भी आती हैं, तो ये सब आपको कराई जाएंगी, इसलिए आप लोग देख लो पेपर में आता कैसा है। तो ए ऑप्शन थॉर्नडाइक की है, बी स्किनर की है और सी गैने की है और डी पावलाव की है। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है वो गैने की है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ए, जरसील्ड का, बी, स्टेनले हॉल का, तीसरा सिम्पसन और डी, क्रो एंड क्रो। तो ये किशोरावस्था जो होती है, मैं आपको बता दूं 12 साल से लेकर के 18 साल की जो आयु आती है वो इसमें किशोरावस्था आता है, जिसमें तूफान, संघर्ष, विरोध ये सब आता है। तो कहने वाले हैं बी ऑप्शन, स्टेनी हॉल। ठीक है, अगला प्रश्न 9वां कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ए 36 मिनट, बी 40 मिनट, सी 45 मिनट और डी 30 मिनट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सूक्ष्म शिक्षण के लिए 36 मिनट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कथन का है, स्टेटमेंट का है। कम से कम यूपी टेट में और यूपी टेट में जितना है उसका 40% सुपर टेट में आपको मिलेगा। तो जिसमें कथन आते हैं कम से कम 3 या 4 कथन आपसे पूछे जाएंगे किसी मनोवैज्ञानिक के। तो पूछा गया है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। किसका कथन है? ए, गेट्स एवं अन्य, बी, हॉलिंगवर्थ, सी, रॉस और डी, स्किनर। तो यहाँ राइट आंसर होगा रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11वां। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी, इसीलिए कह रहे हैं भाई आपके भले के लिए। 11वां
यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे डैश, और ये ऑप्शन दे रहा है, बच्चों को दंड देना चाहिए, दूसरा बच्चे को नज़रअंदाज करना देना चाहिए, तीसरा बच्चे को परामर्श देना चाहिए, और डी तत्काल घर भजा देना चाहिए। तो समस्या में है बालक तो उसको परामर्श देना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा 11 का। ठीक, 12वां प्रश्न कह रहा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं ए शैक्षिक संस्थानों के विकास से, बी छात्रों के सर्वांगीण विकास से, और सी छात्रों के वृत्तिक विकास से, और डी छात्रों के मानसिक विकास से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अगला क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, ए कॉलर, बी स्किनर, सी बी एस ब्लूम, और डी थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर होगा यहाँ बी एस ब्लूम, 13 का सी। अगला क्वेश्चन 14वां प्रश्न कह रहा है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है ए बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बी बालक का विद्यालय न जाना, तीसरा बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, चौथा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक, 14 का चौथा आंसर। अगला प्रश्न नंबर 15वां कह रहा है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, ए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बी प्रस्तावना कौशल, सी समापन कौशल, और डी प्रदर्शन कौशल। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान में जो आएगा वो प्रस्तावना कौशल, यहाँ 15 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ कथन स्तंभ दिए गए, पहले को दूसरे से यहाँ मिलाइए। कह रहा है एनिमल इंटेलिजेंस जो है ये किसकी पुस्तक है या सिद्धांत है, तो ये जो है थॉर्नडाइक का है। तो ये आपको ध्यान देना है, ए का तीसरा। पुनर्बलन की सूची किसने बनाई, तो स्किनर ने। सार गर्भता का नियम किसने दिया, गेस्टाल्टवादियों ने, ए सही हो जाएगा। और अनुकूलन प्याजे। ठीक है, तो इस तरह से पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा इसी में है, तो चौथा आंसर इसमें सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां फिर कथन वाला प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है, ए अंतः क्रिया सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतर संबंध का सिद्धांत, और डी निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनी, ए 86वां, बी 25वां, और सी 52वां, और डी 22वां। तो राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। इसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका ए सही हो जाएगा मैकडूगल, 19 का ए। 20वां प्रश्न एक और फिर आएगा स्टेटमेंट, कह रहा है विकास की किस अवस्था को कोल और बुर्श ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, और डी किशोरावस्था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में भी पूर्व बाल्यावस्था को कहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न 21वां कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा, ए वुडवर्थ, बी गिलफर्ड, और यहाँ पर तीसरा स्किनर, और डी क्रो एंड क्रो। तो इसे कहने वाला व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो गिलफर्ड ने कहा था ये। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा 21 का। ठीक, आगे चलते हैं। 22वां सूची ए को सूची बी से मिलाना है, यहाँ पर सूची ए को सूची बी से यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर ब्रूनर दिया गया, तो ब्रूनर ने दिया था, ध्यान देंगे, समप्रत्यय उपलब्धि। ठीक, इसके बाद ग्लेजर ने जो दिया था, ग्लेजर ने दिया था वो ए से हो जाएगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ठीक, तो इस तरह हिसाब से यहाँ पहला ऑप्शन सही बनना है। ठीक है, इसका पहला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23वां
कह रहा है समस्या समाधान का प्रथम चरण है ए पहला आंकड़ा संग्रह, दूसरा समस्या की पहचान, तीसरा परिकल्पना का परीक्षण और चौथा परिकल्पना का निर्माण। तो यहाँ पर समस्या समाधान का प्रथम चरण जो है समस्या की पहचान करना, 23 का बी सेकंड। अगला क्वेश्चन 24वां कह रहा है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होगा जब ए पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, दूसरा बालकों का संज्ञानात्मक भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तीसरा शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी और आगे चौथा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो यहाँ दूसरा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा? दूसरा, 24 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर आगे 25वां कह रहा है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो यहाँ पर कह रहा है ए सामान्यीकरण, बी अन्वेषण, तीसरा प्रस्तुतिकरण और डी तैयारी। तो यहाँ राइट आंसर होगा प्रस्तुतिकरण, ठीक, 25 का तीसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और तीसरा कह रहा है सूझ का सिद्धांत और डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो यहाँ पर पुनर्बलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन को कहा जाता है, ठीक है, जो कि स्किनर का था। 27वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था भ्रूण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है? ए आंतप्रज्ञ अवस्था, बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा संकेतात्मक अवस्था और चौथा क्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा डी क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28वां कह रहा है भैया मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया, वे हैं प्रस्तुतिकरण, बी खोज, तीसरा संगठन व्यवस्था, चौथा आत्मीकरण और पांचवा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो यहाँ पर सबसे पहले खोज होगी, फिर प्रस्तुतिकरण होगा, तो दूसरा पहला इसमें है, ठीक, और इसमें भी है। उसके बाद फिर होगा यहाँ पर संगठन, ठीक, और फिर आत्मीकरण और फिर वाचन, ठीक है। यहाँ पर जो है दूसरा सही होगा, माफ़ कीजिए तीसरा नहीं, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पहले खोज होगी, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर इसके बाद चौथा आत्मीकरण, फिर तीसरा संगठन बनाएंगे और लास्ट में वाचन या अभिव्यक्तिकरण होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड आंसर मॉरिसन के बोध स्तर में क्रम इस तरह से होगा, ठीक है। तो 28 का दूसरा। इसके बाद 29वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए अनुमूल्यन, बी अनुप्रयोग, तीसरा बोध और चौथा ज्ञान। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अनुमूल्यन नहीं होगा। और लास्ट प्रश्न CDP का 30वां कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ए नतोदर, बी मिश्रित, तीसरा लंबवत और चौथा यहाँ पर उत्तल, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा लंबवत नहीं। तो ये 30 प्रश्न थे CDP के 2019-20 पेपर के। तो आप लोगों ने देखा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ऐसे ही मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।